हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जब से आयोग ने आंसर की जारी किया है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट है और मैंने आप सभी को 2 दिन से मैं कह रहा हूं कि आप सभी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, या आपको जो भी लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, अगर आपके पास उसका साक्ष्य या प्रूफ मौजूद है तो हमारे पास भेजिए, या क्वेश्चन भेजिए। मैं उसका प्रूफ और साक्ष्य मैं ढूंढ कर लाने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और रही बात है ये साक्ष्य जो है वैलिड है या नहीं है, ये आयोग डिसाइड करेगा, या जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है या नहीं है, ये सारी चीजें आयोग डिसाइड करती है। मेरे कहने से ना 1 नंबर आपकी बढ़ेगी ना ही 1 नंबर घटेगा। बाकी ये चीजें इसलिए बताया जाता है ताकि अगर आपको चैलेंज करना होगा तो इन सभी चीजों का प्रूफ देकर चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने में कोई चार्ज लगता नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो अगर चैलेंज करेंगे तो उस क्वेश्चन को ध्यान दिया जाता है आयोग की तरफ से, वरना 2-4 लोग चैलेंज करेंगे तो आयोग भी नहीं देखता है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें समझिएगा। और हर बार की तरह मैं यही कहूंगा कि जो भी क्वेश्चन में डाउट लगेगा, एनी टाइम कभी भी आपको जो है 9905550148 इस नंबर पर जो है कॉल कीजिएगा, बातें कीजिएगा, समझने की कोशिश किया जाएगा कि आखिर आपको क्यों डाउट लग रहा है और क्या चीजें इसमें गलत बताई जा रही है। ठीक है, और इसमें से ज्यादातर जितने भी साक्ष्य प्रूफ है आपने ही भेजा है। बहुत सारे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं या जिन्होंने इस नंबर से कांटेक्ट किया, उन्होंने खुद भेजा हुआ है, और कुछ जो नहीं भेजे थे वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है सिंपल समझिएगा। ये क्वेश्चन लिखा है कि जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिखा है निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह से प्रभावित है, और इसका आंसर हर जगह चंबल बेसिन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है भैया? चंबल बेसिन बताया जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको चंबल बेसिन बताया जा रहा है। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? चंबल बेसिन बताया जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है ना, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां समझिएगा आप सभी। आपको लग रहा है कि चंबल बेसिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि चंबल बेसिन होगा या नहीं होगा। यहां देखिएगा, आप यहां समझिएगा हुआ क्या। एक्चुअली में सब कोई क्या है ना, क्या कर रहा है कि यहां से इसी का यही एनसीईआरटी का साक्ष्य उठाया जा रहा है, और यहां से कह रहा है कि चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ भूमि कहा जाता है। देखिए यही आंसर है, लेकिन नहीं, बात समझिए मेरी, यहां पर आइए एक बार, थोड़ी मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगर लगेगा कि हाँ लॉजिकल है, चीजें सही बता रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, या कोई भी डाउट होगा तभी भी कॉल कीजिएगा, कहिए कि नहीं आपने जो बताया वो हमें नहीं समझ आया। ठीक है ना, तो यहां समझिए मृदा अपरदन की बात की जा रही है। कह रहा है कि उच्च मानवीय क्रियाओं जैसे कि वन उन्मूलन यानी कि जंगलों को काट देना, अति पशुचरण, निर्माण एवं खनन यानी कि जो खनन होता है, माइनिंग होता है, इससे संतुलन भंग हो जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन यानी हवाओं द्वारा, हिम नदी यानी जो हिमालयन नदियां हैं उन्हीं को हिम नदी कहा जाता है, और जल मृदा अपरदन करते हैं। अब ये बताइए, अब इस मृदा अपरदन की वजह से बहुत सारी गहरी वाहिकाएं बनता है, नाली टाइप का, जिसको अवनालिका कहा जाता है। इसी अवनालिका को चंबल में खड़ भूमि कहा जाता है। यहां सिर्फ ये बात कर रहा है कि जिस मृदा अपरदन की वजह से अवनालिका बनता है, उस अवनालिका को खड़ भूमि चंबल में कहा जाता है। ये नहीं कह रहा है कि चंबल में ही मृदा अपरदन ज्यादा होता है, ऐसे नहीं कर रहा है। ठीक है, मृदा अपरदन से प्रभावित वही जगह है। क्या कह रहा है कि भैया चंबल बेसिन भी प्रभावित है मृदा अपरदन से, और शिवालिक का दक्षिणी भाग। क्या आप बताइए, जो यहाँ पर लिखा है हिम नदी, और हिम नदी जो है वो हिमालयन नदियां जो है, ये शिवालिक हो गया तीसरा, इसके नीचे वाला जो क्षेत्र है जिसको तराई क्षेत्र कहा जाता है, क्या ये हिमालयन नदियों से प्रभावित नहीं है? क्या यहाँ पर अपरदन नहीं होता है? बिल्कुल होता है जी। दूसरा, छोटा नागपुर का उच्च भूमि या पठारी भाग, क्या ये यहाँ पर माइनिंग नहीं होता है, खनन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे मृदा अपरदन के, वन उन्मूलन उड़ीसा साइड में है ना, आपको जो है ये खनन वगैरह झारखंड में पढ़े थे, छत्तीसगढ़ में जो छोटा नागपुर वाला एरिया है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है कि नहीं है? तो वहां ये दिया गया था, वही चीज पूछने की कोशिश किया है। तो चंबल बेसिन, शिवालिक की दक्षिणी ढलान और छोटा नागपुर पठार, तीनों एरिया यहां पर दिख रहा है जहां पर मृदा क्षरण यानी मिट्टी की बर्बादी होती है। चंबल बेसिन में जो कह रहे हैं आप, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वो कैसे कह रहे हैं, अब ये चीजें मैंने दिखा दिया। बाकी मेरे कहने से ना 1 नंबर आपका कटेगा, ना ही 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। आप थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा कि चंबल बेसिन सिर्फ खड़ भूमि की बात की जा रही है, जिसकी वजह से जो बनती है मृदा अपरदन इन सभी जगहों पर होता है, मृदा क्षरण इन सभी जगहों पर होता है। ठीक है,
अब दूसरी क्वेश्चन आते हैं, कोई डाउट होगा तो कॉल कीजिएगा, बेधड़क बातें कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ लिखा कि श्रीलंका अति संपन्न है, यहाँ भी देखिएगा, इसमें भी थोड़ा सा डाउट हुआ, यहाँ समझिएगा। श्रीलंका क्या है? अति संपन्न है, यहाँ समझिए। अब श्रीलंका के बारे में कह रहा है कि श्रीलंका में क्या है, एक तो ग्रेफाइट है, मोनाजाइट है, अबरक है, लौह-अयस्क है, ठीक है, लौह-अयस्क है, नीलम है, रक्तमणि है, पुखराज है, रत्न की प्रचुरता है, ठीक है। और समझिए यहाँ समुद्र में मोती निकलता है, ठीक है, और अजी चूना पत्थर है, ठीक है, जिसे सीमेंट वगैरह बनता है। इतना समझ आ गया। अब इस पूरे जगह पर कहीं भी न सोना की चर्चा है न कोयला की चर्चा है, चर्चा नहीं है, सिर्फ चर्चा है लौह-अयस्क। कहाँ पे? यहाँ पर, कि लौह-अयस्क की प्रचुरता है, यहाँ पर चर्चा है। अब आप कहिए कि नीलम, रक्तमणि, पुखराज ये सारी चीज सोना के अंतर्गत आ जाएगा, तो भाई सोना अलग चीज होता है, ये सभी जो है बहुमूल्य चीज अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया। समुद्र की मोती भी अलग चीज हो गई। अब यहाँ ना कहीं भी कोयला की भी चर्चा नहीं है। अब खनिज खनन उद्योग में सीधे सीधे दिख रहा है कि लौह-अयस्क के बारे में कहा हुआ है ना, मोनाजाइट, अबरक वगैरह लौह-अयस्क में। अब इसको आप कह रहे हैं कि भाई नहीं, कोयला भी वहां पर है, सोना भी है, तो डी होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपका कहना सत्य हो, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि हमारे कहने या किसी के कहने से तो हो नहीं रहा है, आयोग अपने मन से डिसाइड कर रहा है कि भाई ये सही है तो ये सही है। बाकी जिनको चैलेंज कर रहा होगा कि नहीं लौह-अयस्क ठीक है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। जिनको चैलेंज कर रहा होगा नहीं डी होगा, तो डी कर सकते हैं। और भी प्रूफ होगा आपके पास तो बिल्कुल कीजिएगा, और भी प्रूफ होगा तो बिल्कुल कीजिएगा। आप सभी जो प्रूफ मेरे सामने मिला वो आपको दिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन आगे था जिसमें लिखा था कि 5 से 10 गांवों को क्या बोलते हैं भाई, तो स्थानिक होता है, जिसको संग्राहक मैंने कहा था। ये तो मैंने कल दिखाया था आप सभी को, कल मैंने दिखाया था यहाँ ये वाला भी मैंने कल आपको दिखाया था कि 1.5 वर्ष यानी कि कहा जाए तो क्या हो जाएगा, अरे 1.5 वर्ष उसका क्वेश्चन देखा जाएगा। तो यहाँ पर ये 1.5 वर्ष यानी 18 महीना यानी 1.5 वर्ष, इसका भी प्रूफ किसी ने देने की कोशिश किया मेरे पास, देखिएगा आप सभी को मैं दिखाऊंगा। दूसरा वन सेवा अधिनियम जो है 1864 में, वन सेवा अधिनियम 1865 में, और वन सेवा की स्थापना जो है कब, 1864 में। क्वेश्चन पूछा था भारतीय वन सेवा की स्थापना तो 1864, और भारतीय वन अधिनियम तो 1865, ठीक है। अगला दिखाते हैं आप सभी को। यहाँ लिखा है कि जो अस्थायी सरकार है, इसको मैंने दिखाया था। ये प्रूफ आपको चाहिए होगा तो ले लीजिएगा, महेश कुमार बंडवाल के एक बुक आता है, वहां से मैंने इसको उठाया। कवर पेज मैंने बहुत सारे लोगों के पास भेजा भी हूँ, जिन्होंने मांगा है, तो आपको चैलेंज करना होगा तो लेके डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको दिखाया था कि जो इल्तुतमिश जो था बदायूं का गवर्नर था, ये भी मैंने दिखाया था आप सभी को। आगे कुछ नया क्वेश्चन उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये चीजें अभी जो दिखा रहा हूँ ना, तो ये सब चीज मैं कल की वीडियो में बता चुका हूँ। आगे मैं दिखाऊंगा कि मैंने जो दिखाया था उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर भेजा कि सर आप जो बोले हैं, क्योंकि ये अच्छी बात है कि आपको लग रहा है कि दूसरा आंसर इसका होना चाहिए, मैं दूसरा बता रहा हूँ, तो जरूर भेजिए, तभी तो यहाँ क्लियर होगा ना। वही क्लियर मैं दिखाने वाला हूँ, आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये कैकुबाद और क्यूमर्स वाला दिखाया था कि लास्ट क्यूमर्स था, जबकि इसमें आप लोगों ने भेजा कि 7th क्लास में कैकुबाद के बारे में ही दिया है। 7th क्लास में क्या दिया है, कैकुबाद के बारे में दिया है। यहाँ आइए 7th क्लास का मैं दिखा दे रहा हूँ, 7th क्लास में, ठीक है, यहाँ पर है ना। 7th क्लास में यहाँ लिखा है कि अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की। यानी 7th क्लास में दिया है कौन सा, तो 7th क्लास में दिया है कैकुबाद, जबकि हर एक किताब में हर जगह आपको मिलेगा कौन मिलेगा, तो हर जगह आपको मिलेगा कौन मिलेगा, तो हर जगह मिलेगा क्यूमर्स ही मिलेगा। कौन मिलेगा, क्यूमर्स ही मिलेगा, क्योंकि अंतिम क्यूमर्स था, कैकुबाद नहीं था, ठीक है। लेकिन 7th क्लास में हालांकि दिया है, और बिहार बोर्ड के ही 12th क्लास में जाइएगा या एनसीईआरटी के 12th क्लास में, तो वहां क्यूमर्स दिया गया है। लेकिन वही आपको 7th क्लास में मध्यकालीन भारत का जो किताब है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का, उसमें कैकुबाद दिया है, क्यूमर्स को नहीं दिया गया, ठीक है। अगला यहाँ पर ये राजा अकबर का जो जन्म हुआ था राजा बीरबल के महल में, ये तो बता ही दिया था आप सभी को। यहाँ ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 2 अलग अलग साक्ष्य है। एक जगह निग्रोथ माना जाता है कि अशोक को शिक्षा किसने दिया, तो निग्रोथ ने दिया। एक जगह माना जाता है कि उपगुप्त ने दिया था। इसके बावजूद भी आपने जो है इसमें जो भी करेक्शन करके आपने भेजा, आपने कहा कि नहीं सर ये अलग होगा। दूसरा यहाँ मैंने दिखाया था कि 10 जो है 10 को संग्रहण कहा जाता है, आपने कहा नहीं 100 जो है 100 गांवों को मिलाकर संग्रहण बनता है। कितना गांवों को मिलाकर, 100 गांवों को मिलाकर, 100 गांवों को मिलाकर संग्रहण मिलता है, ये आपने भेजा है, ठीक है। लेकिन आप ही में से एक और आदमी ने भेजा कि 10 को, देखिए ध्यान से, यहाँ समझिएगा, आपको दिखा रहा मैं आप सभी को। उसके बाद ये जो क्वेश्चन लिखा है, यहाँ आजिए, है ना, यहाँ जो आजिए, ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन कौन सा है ना, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, उसको भी दिखाऊंगा। यहाँ लिखा है कि अशोक ने ही क्या किया, अशोक ने
स्तंभ लेख में आजीवक का उल्लेख किया है, आजीविकों का, और तथा महापात्रों की आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा है। ठीक है, तो आजीवक के बारे में कि अशोक के पैतृ दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा में प्रदान की थी। यहाँ लिखा है स्पष्ट कि अशोक के जो पोता था, पौत्र मतलब पोता, जो दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। तो नागार्जुन गुफा किसने प्रदान की थी? तो अशोक के जो पोता थे वो उन्होंने प्रदान की थी। अब ये पहले आंसर देख लीजिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अभी कहा ना कि ह्वेंसांग जो है 18 महीने रहकर अध्ययन किया, ये लिखा गया है पूरी तरह से हूबहू, है ना, कि ह्वेंसांग कितना महीना रहा? तो 18 महीना रहा, जहां यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था। ह्वेंसांग कितना रहा? 18 महीना रहा। अगला जी, ये मैंने आपको दिखा दिया कि जो कैकुबाद और क्यूमर्स वाला था। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। यहाँ जी, यहाँ देखिए, यहाँ पर मौर्य प्रशासन का स्तरीय खंड। अभी आपने क्या कहा था? आप लोग भी कमेंट किए थे, बहुत सारे लोगों ने। अभी जस्ट आप लोग देखे कि संग्रहण कितना था? 100 ग्रामों का था कि नहीं था? यहाँ देखिए 10 ग्राम का समूह। एक किताब में 100 ग्राम, दूसरे 100 गो मतलब गांव, दूसरे में 10 गो गांव। अब बताइए इसको, या तो मिसप्रिंट है या तो आंसर गलत दिया है। अब यहाँ जी, यहाँ जो लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्वेश्चन लिखा है कि किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था, यानी दहेज मिला था। तो एरियाना यानी कि एरियाना जो प्रदेश है, ये दहेज मिला, ये किसने कहा था? तो एपियानस नामक यूनानी का ही देन है, उसने ही कहा था। ठीक है, यहाँ पर एपियानस लिखा भी गया है। जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है वो आंसर भी लिख दिए कि सर ये होगा इसका आंसर, तो ये होगा इसका आंसर एपियानस, जो कि यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है। अगला जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। उपगुप्त, जबकि उपगुप्त और निग्रोथ दोनों अभी लिखा है। तो इतना कंफ्यूजन है ना अलग अलग साक्ष्य में, लेकिन जिनको जो होगा आप चैलेंज जरूर कीजिएगा, जिनको जो होगा चैलेंज जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैलेंज आपको करना है, फायदा आपको होगा। यहाँ देखिए, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्यता है? ठीक है, तो मतलब कार्य करने हेतु में होता है के लिए, कार्य करने के लिए बाध्यता है। कौन सा संशोधन? मतलब कि राष्ट्रपति को कार्य करने में रोकावट डाल रही थी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी बनाया गया। मंत्रिमंडल के परामर्श को मानने के लिए, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। वही चीज यहाँ लिखा है। कौन सा संशोधन? 42वें संविधान संशोधन। कौन सा? तो 42वें संविधान संशोधन। 42वें कौन सा? तो 42वें संविधान संशोधन। सीधे सीधे दिख रहा है, सीधा आपको दिख रहा है। ठीक है, क्लेम करने के लिए आप लोग जो है, अच्छा बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से ही क्लेम किया जाता है और एनसीईआरटी ही साक्ष्य दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में अगर वही चीज लिखी गई है, मतलब कि अगर कोई भी साक्ष्य एनसीईआरटी मिल गया तब तो 100% एनसीईआरटी से ही दीजिए, और नहीं मिल रहा तब का कीजिएगा। किसी और प्रकाशन में है तो बिल्कुल कीजिए, ऐसा कहीं भी नहीं मेंशन है कि आप एनसीईआरटी से ही कीजिएगा। आप जो है क्लेम कर सकते हैं, आप जो है चैलेंज कर सकते हैं, किसी भी साक्ष्य देखिए, एनसीईआरटी में ढूंढिए, नहीं मिलेगा तब दूसरे प्रकाशन का दे सकते हैं। उस प्रकाशन का कवर पेज लगा दीजिएगा, भेज दीजिएगा। आयोग को डिसाइड करना, आयोग को जांच करना है कि हाँ इसमें सही लिखा गया या गलत लिखा गया। ऐसा थोड़ी है कि एनसीईआरटी ही सही लिख सकता है, बाकी अलग प्रकाशन इतने विद्वान लोगों की किताब वो सब गलत हो जाएगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे लोगों की किताब है, तो कैसे गलत मान लेगा? उसकी जांच होगी कि हाँ ये सच में सही है कि नहीं सही है, जो आपने चैलेंज किया है, तब नंबर बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा। ठीक है, अगला जी, अगला देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि ये लोकसभा की अवधि की जो बात की रही थी, संसद की अवधि की, क्योंकि राज्यसभा तो भंग होता नहीं है। आपातकाल की स्थिति में, यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है। आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष से 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। क्या बढ़ाई जा सकती है? तो समय अवधि जो है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष में 1 बार बढ़ाई जा सकती है। 1 वर्ष में मतलब 1 वर्ष तक, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है आपातकाल के दौरान में संसद के कार्यकाल को। यहाँ लिखा गया था ना, यहाँ लिखा गया था। ठीक है, अब ये भी मैं बता दे रहा आप सभी को, यहाँ लिखा गया, आपातकाल के दौरान संसद की समावधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सी कथन सही है? तो इसको एक बार में आपातकाल में, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं, इसको किधर गया,
इसको एक बार में आपातकाल के 1 वर्ष तक बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। और ये जो हमें साक्ष्य मिला है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत से मिला है, एम लक्ष्मीकांत से मिला, लक्ष्मीकांत से मिला है, ठीक है, लक्ष्मीकांत से मिला है, ठीक है। अब आप यह कहिए कि लोकसभा लिखा गया, तो लोकसभा संसद का ही हिस्सा है, राज्यसभा तो भंग होता नहीं है। लोकसभा ऐसा तो थोड़ी है कि लोकसभा का समय, राज्यसभा का समय अवधि बढ़ाना है, कार्यकाल बढ़ाना है, उसका कार्यकाल समाप्त नहीं होता तो उस कार्यकाल बढ़ाइए का कीजिएगा। लोकसभा का कार्यकाल फिक्स है 5 साल के लिए, है ना, 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल में वो बंद मतलब खत्म हो जाता है ना, फिर नया फिर उसमें होती है, ठीक है। तो लोकसभा अगर आपातकाल की स्थिति आ गई तो उस कंडीशन में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, एक बार में 1 साल तक बढ़ा सकते हैं आपातकाल की स्थिति में। ये चीजें समझाई गई है एम लक्ष्मीकांत में, और भी बहुत डिटेल से समझाई गई थी, वो आप जाइएगा पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। बताने के लिए मैंने बता दिया आपको, अगर इसका साक्ष्य चाहिए होगा तो एम लक्ष्मीकांत का मेरे पास बुक है, उसका मैंने फोटो खींच के आपको भेज दूंगा, ठीक है, आपको भेज दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, उसके बाद आइए आगे बताते हैं, आगे आ जाइए, बताते हैं आप सभी को, यहाँ समझिए। अब यहाँ जो लिखा गया था ये भी क्वेश्चन जो कि लिखा गया था, भारत में निम्न में से कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण के अधिकार के बारे में सही है। यानी प्राण एवं दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसकी संरक्षण देता है, तो दुनिया भर का संरक्षण दिया गया था एम लक्ष्मीकांत में। यहाँ 12 को ही दिख रहा है, और देखिए आपको 12 को ही दिख रहा है ना, ये देखिए 34 को दिया गया है। इतना है आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो आर्टिकल नंबर 21 कहता है उसमें इतना आपको अधिकार दिया गया है, इतनी तरीके। गरिमा का वादा नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है जी, गरिमा का वादा करे, आपकी गरिमा का हनन थोड़ी कर लेगा, कभी नहीं करेगा। प्राण जब गरिमा खत्म हो जाएगी तो इंसान फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसको कहाँ मिला, तो ये गलत है। दूसरे भी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नागरिकों को यह केवल तो वर्ड जब दे दिया, केवल जब वर्ड दे दिया तो ये भी खत्म हो गया। नागरिकों को यह केवल दे दिया तो ये भी खत्म हो गया ना। केवल कैसे हो जाएगा, नागरिकों को यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, राज्य के विरुद्ध कैसे उपलब्ध है, केवल वर्ड से ही खत्म हो गया ये। और यहाँ बहुत सारे दिया गया, इसको पढ़ के आप अपने मिला भी सकते हैं कि इसमें से क्या होगा, ये होगा या ये होगा, कोई भी मिला सकते हैं, इसमें कोई आपको डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, यह टोटल बहुत सारी दी गई है। महिला सुरक्षा, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, प्रतिष्ठा का जहाँ यह प्रतिष्ठा यानी गरिमा का जो बात हो रही है, पूरा पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कुछ भी डाउट आपको नहीं होगा, समझ आएगा आप सभी को। अगला आ जाइए, अगला आप सभी को यहाँ तो बताइए दिया आप सभी को, यहाँ आ जाइए। यहाँ जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने भेजा था कि मौर्य काल में किसने नागार्जुन पहाड़ियों पर गुहा विहार का निर्माण कराया था। तो अशोक का पौत्र, अभी देखें, अशोक का जो पौत्र उसने नागार्जुन पहाड़ियों पर गुहा विहार का निर्माण कराया। अभी जस्ट आपने देखा कि नहीं देखा, आपने जस्ट देखा, ठीक है ना। हालांकि मानना होगा तो मानिएगा, नहीं मानना होगा तो आपके ऊपर। ग्लोब और अक्षांश रेखाओं को देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। कह रहा कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं तथा देशांतर रेखाएं की संख्या क्या है। तो कई बार बताया हूं कि ग्लोब का जो आखिरी बिंदु है ये वाला, ये रेखा ना होके क्या है ना, क्या है तो सिर्फ अक्षांश है, सिर्फ अक्षांश है। क्या है, सिर्फ अक्षांश है। यानी ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये सिर्फ क्या है, अक्षांश है। इसका मतलब होता है कि अक्षांश होती है 181 और अक्षांश रेखा होता है -2 कर दीजिएगा, इसको भी हटा दीजिएगा, इसको भी हटा दीजिएगा, तो हो जाएगा 179। क्या हो जाएगा, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा या रेखा की बात की जा रही है, तो रेखा यहाँ नहीं दिया, यहाँ दिया रहता 179, तब आप कहते हैं कि 1 से अधिक, तब आप कहते हैं 1 से अधिक। यहाँ 180 नहीं होता, कोनो कीमत पर 180 तो होगा नहीं। पहली बात, होगा तो 181 या 179। अगर अक्षांश कहता तो 181 और अक्षांश रेखा कह रहा है तब 179 यानी 179, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीजें बहुत डिटेल से आप समझे होंगे, पढ़े भी है, और ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ देश से बाहर जो अस्थायी सरकार का मैंने आपको दिखा दिया था, कल भी दिखाया था आप सभी को, है ना, ये सब बता दिया था। आपातकाल के दौरान जो है बता दिया कि 1 वर्ष तक बढ़ा सकते एक बार में, उसको बता दिया। मौर्य संग्रहण में कितने गांव आते हैं, 10 कोई बोल रहा है, कोई 100 बोल रहा है, दोनों दिखा दिए कि कहीं 100 लिखा है, कहीं 10 लिखा है, ठीक है। भारतीय वन सेवा आपको दिखा दिए कि 1864 ईस्वी में जो है भारतीय वन सेवा अधिनियम जो लाया गया, भारतीय वन सेवा और अधिनियम 65 में आया था, अधिनियम 65 में और वन सेवा 64 में, ठीक है, दिखा दिया आपको। बिहार बोर्ड का किताब का भी वो साक्ष्य, आप उसको लगा सकते हैं। ये ममलिक यानी दास वंश का अंतिम शासक जो है, इसको भी बता दिया आप सभी को, इसको भी बता दिया। यहाँ जी, यहाँ लग दे ममलिक वाला, इसको भी बता दिया आप सभी को, इसको भी मैंने बता दिया। हाँ, तो ये हो गया खत्म, हाँ खत्म हो गया। तो ये चीजें आपने समझ लिया, साक्ष्य मिल गया।
अभी भी डाउट लगेगा कि नहीं भाई हमें जो है कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन है, तो आप बेधड़क भेजिएगा। हालांकि अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, साइंस में भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, आज भी क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। आप भी जो है अपना क्वेश्चन अगर भेजना चाहते हैं तो 999055501448 इस नंबर पर भेज दीजिएगा। या इसमें जितना कुछ बताया, कोई भी डाउट रहा, कोई भी डाउट नहीं भाई हमको कुछ नहीं समझ आया, आपने जो बोला कि ये क्वेश्चन हमें डाउट लग रहा है, बेधड़क कॉल कीजिएगा, पूछिएगा, बातें कीजिएगा। हो सकता है कि बात करने से बातें समझ आए, हो सकता है कि मैं ही रॉन्ग बता दिया हूं तो मैं क्लियर कर दूंगा कल आके, ताकि और सब बच्चों को सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। हो सकता है कि आपको जो कुछ गलतफहमी हुई वो दूर हो जाए, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं, आपको बात करने से बात बनती है, ये बात अभी सब किसी को पता है। दूसरी बात, आपको धैर्य रखना है और कोशिश करते रहना है कि नंबर जो है आपका, जो भी आयोग ने गलत बताया उसका नंबर दे दे सब किसी को। दूसरी बात जो है, आप सभी जो है लगातार लगे रहिए, है ना, बाकी सब किस्मत पे छोड़िए, जो होना रहेगा वो होता ही है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी जाते जाते आपको बता दूं कि 8 PM में हम लोग डेली लाइव आते हैं, डेली जो है लाइव सेशन लेते हैं, लाइव सेशन। अगर आपको इस लाइव सेशन में ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन बिल्कुल कीजिएगा, और यहाँ आके जो भी डाउट होगा अपना पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। लाइव सेशन जुड़ते हैं, वहाँ पर जीके जीएस कराया जाता है पूरी टोटली जीके जीएस, ठीक है। और आपका 40 नंबर का भी तैयारी हो जाएगा, और मेन में होगा, मेन में अगर आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, तो ये भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। या आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी जीडी का, तभी भी हो जाएगा। या किसी भी चीज की तैयारी कर रहे होंगे तो जीके जीएस वहां चल रहा है। आप सभी को उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।